गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लेक्चर में जो पावर पॉइंट आप लोग को अटैच की है मैंने, जो नोट्स में ऑलरेडी मैं आप लोग को सेंड कर चुका हूँ, वो थी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के ऊपर। ये अगर आप लोग अपना सिलेबस देखें तो ये आपकी 3rd यूनिट का सेकंड पार्ट है। पहला था आपका QC क्वालिटी कंट्रोल फॉर पैकेजिंग मटेरियल, और जो सेकंड पार्ट है आपका वो है GLP, जिसको हम कहते हैं गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो एक्चुअली में ये गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ा करते थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी कंपनी को फ्लो में चलने के लिए एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, और वो बनाती है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं। वो एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करके कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी प्रोडक्शन कंपनी अपने काम को फ्लो में आसानी से, अच्छी एफिशिएंसी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, अपने लेबरों, अपने एम्प्लॉयों के साथ बेहतरी से परफॉर्म करवाती है। तो इसी तरीके से जैसे GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो गाइडलाइंस हैं, इसी तरीके से ये जो है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, वो है GMP, ये है GLP। तो ये भी एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं, ये भी एक तरीके के स्टैंडर्ड्स होती हैं, वो गाइडलाइंस होती हैं जिनको अपना के, जिनको फॉलो करके हम अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो टेस्टिंग्स वगैरह हैं, जहाँ पे हमारे लैब्स हैं, अब जाहिर सी बात है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में लैब कहाँ पे होंगी? क्वालिटी कंट्रोल, QC लैब, ठीक है ना। तो वहाँ पे जितने भी टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो बन के आया उसकी जो टेस्टिंग होती है, किस केमिकल से होनी है, किस एपरेटस से होनी है, किस किस टाइप से होनी है, तो ये वहाँ पे कौन कौन से आदमी काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, सैनिटाइजेशन कंडीशन कैसे मेंटेन होगी, प्रॉपर क्लीनिनेस कैसे होगी, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये गाइडलाइंस के द्वारा फॉलो की जाती हैं ताकि कोई भी काम बेहतरी से, कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर क्वालिटी कंट्रोल लैब में अच्छे से हो जाए। और वो आते हैं, ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन या गाइडलाइंस आती हैं GLP के अंदर, यानी कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए ये इंट्रोडक्टरी सिस्टम को मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर मोड में कि GLP क्या होती है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, GLP मतलब गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। अब ये GLP क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, GLP इज एन FDA रेगुलेशन। तो GLP क्या है? ये एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि खाद्य और औषधि विभाग, उसका जो वो जो FDA डिपार्टमेंट होता है, ये इस GLP को बनाता है। कुल मिला के बात ये है कि जो FDA होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो रेगुलेट करता है GLP को। सेकंड पॉइंट देखिए, GLP is a formal regulation that was created by FDA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 1978। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो GLP है ये कहाँ से आई? इसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो हर देश का अपना अलग अलग FDA होता है, लेकिन चूंकि मैं बार बार आपको लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि हमारे देश में जो FDA जो फॉरेन की दवाइयों को बेचने के लिए अप्लाई होता है, वो होता है US FDA से, यानी यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सन 1978 में इस GLP को बनाया, या इसके रूल रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को बनाया। अब एक एक्यूरेट डेफिनेशन क्या निकल के आती है GLP की, ये भी देखिए आप। GLP embodies a set of principles that provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored and achieved and reported। तो कुल मिला के बात यह है कि GLP ये एक ऐसा सेट है प्रिंसिपल्स का, इसके अंदर ऐसे ऐसे सिद्धांत और ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं इस GLP के अंदर, जो प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क किसी भी टेस्टिंग को, लेबोरेटरी स्टडी को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि और जब एक फ्रेमवर्क मिल जाता है किसी भी लेबोरेटरी स्टडी को करने में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? प्लान्ड, कौन कौन सी प्लानिंग के साथ आप कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। मॉनिटर्ड, जब टेस्टिंग हो रही होंगी तो प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, और
उसके रिपोर्टेड, उसकी जो प्रॉपर जो आप लोग टेस्टिंग्स करेंगे या करते हैं, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करना। तो ये सारी की सारी एक एक्यूरेट डेफिनेशन होती है GLP की। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वाई वॉज GLP क्रिएटेड। ये GLP लाने की ज़रूरत क्या थी? क्या जब GLP नहीं थी तो क्या दुनिया के अंदर दवाइयों के समय बनाने के समय पे क्या टेस्टिंग्स वगैरह नहीं होती थी, या कोई रूल रेगुलेशन कोई गाइडलाइंस और नहीं थी इसके अलावा? इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो आप एक हिस्ट्री के बेस से देखिए। फर्स्ट पॉइंट, इन द अर्ली 70 यानी कि 70 के दशक में क्या हुआ, FDA became aware of cases of poor laboratory practice all over the United States। जो FDA बना था अमेरिका में, उसने 70 के दशक में एक चीज़ को पाया, जब उसने अपने अपने नए नए केसेस स्टडी किए होंगे, कि जो लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर बहुत सारी जो कंपनियां थी जो या जहाँ पे जो टेस्टिंग्स वगैरह किए जा रहे थे केमिकल की या किसी भी चीज़ की, वो बहुत ही गंदे स्केल पे की जा रही थी। मतलब प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं अंजाम दिए जा रहे थे। फिर क्या हुआ? सेकंड पॉइंट देखिए, दे डिस्कवर्ड ए लॉट फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ एंड ए लॉट ऑफ पुअर लैब प्रैक्टिसेस। उन्होंने ये पाया कि जब टेस्टिंग्स वगैरह की जाती हैं लैब में उस समय पे 1970 के दशक में, वो बिल्कुल घटिया तरीके से और फ्रॉड बना ज़्यादा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने पाई अपनी स्टडी में। फिर क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दीज पुअर लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस फाउंड वर, जो पुअर परफॉर्मेंस देखी गई उस समय पे अमेरिका में कि कौन कौन सी पुअर टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है या फ्रॉडनेस अप्लाई किया जा रहा है, वो कौन कौन सी थी? नंबर फर्स्ट, इक्विपमेंट नॉट बीन कैलिब्रेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर में उस समय पर जो किए जा रहे होंगे, उनको प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया गया, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड को मीट करने वाली जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उनके हिसाब से। देयरफॉर गिविंग रॉन्ग मेजरमेंट, और उसकी वजह से जब किसी भी चीज़ का मेज़र किया जाता था तो वो रॉन्ग रीडिंग दिया करता था। ये सबसे बड़ी दिक्कत आई। दूसरा, इनकरेक्ट स्लैश इनएक्यूरेट अकाउंट ऑफ द एक्चुअल लैब स्टडी। इसके अलावा जो अकाउंटिंग वगैरह, जो एक्यूरेट लैब स्टडी है, जो लैब का जो रीडिंग्स आ रखी थी, जब वो लोग कोई टेस्टिंग वगैरह करते होंगे तो उनकी जो रीडिंग्स आती होंगी वो भी एक इनएक्यूरेट फॉर्म में आती होंगी। ये सबसे बड़ी गलतियां पाई। तीसरी, इनएडिक्वेट टेस्ट सिस्टम, और जो टेस्टिंग सिस्टम्स जो उस समय पे अप्लाई किए जा रहे थे, जो उन्होंने देखा, वो भी इनएडिक्वेट, मतलब बिल्कुल ख़राब से ख़राब टाइप के थे। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए FDA, जो US FDA है, उसने सन 1970 के दशक में आपके GLP का निर्माण किया। अब मेन पर्पस क्या है GLP का, क्या है ये, किस वजह से ये क्या काम करती है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पर्पस ऑफ GLP के अंडर में, GLP इज टू सर्टिफाइड दैट एवरी स्टेप ऑफ द एनालिसिस इज वैलिड और नॉट। सेकंड पॉइंट, इट एश्योर द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा submitted to FDA in support of the safety of regulated product. Third point, GLPs have heavy emphasis on data recording, record and specimen retention। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मेन पर्पस था उसका GLP का, जो भी जिसकी वजह से बनाई गई, वो तो मेन तो यही था कि ये देखा जा सके कि GLP के हिसाब से जो लैब के अंदर सारी की सारी जो एनालिसिस हो रही है, जो टेस्टिंग हो रही हैं, वो वैलिड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो रोक दिया जाना चाहिए, और अगर वैलिड है तो सिस्टम से उनको चलाते रहिए। इसके अलावा GLP का मेन पर्पस क्या था कि वो क्वालिटी और इंटीग्रिटी, मतलब कैसे भी करके क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, खासकर जब डाटा निकल रहा हो तो, और अकॉर्डिंग टू FDA, और सेफ्टी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रही है GLP। सो मेन पर्पस उसके यही है। अब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के? तो 10 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे GLP पूरी की पूरी बेस्ड होती है। देखिए कौन कौन से वो 10 प्रिंसिपल हैं। सबसे फर्स्ट, टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। सेकंड, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, और इसी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को आप कह देते हैं QAP। थर्ड, फैसिलिटीज। फोर्थ, apparatus
material and reagents. Fifth, test systems. Sixth, test and reference substances. Seventh, standard operating procedures जिनको आप SOP भी कह देते हैं. Eighth, performance of the study. Ninth, reporting of study results. And the last one is storage and retention of record and material. तो ये सारे के सारे 10 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे GLP या गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस बेस होती है. अब बात करते हैं सबसे पहले स्लाइड की कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स में देख लीजिए. जो पहला वाला है उसको थोड़ा सा खोल के बताते हैं कि क्या है ये. टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल. तो इसके अंदर क्या होता है, स्टडी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब ये कुल मिला के बात ये है कि जो भी आदमी या जो जो वर्कर्स लैब के अंदर काम करते हैं तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ये पहले प्रिंसिपल के अंदर में बात आती हैं. तो देखिए क्या क्या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू GLP. ये देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल शुड हैव द नॉलेज ऑफ GLP प्रिंसिपल्स. जो आदमी लैब के अंदर काम कर रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर नॉलेज होनी चाहिए GLP गाइडलाइंस की. सबसे पहला तो बेसिक स्टेप यही कहता है. सेकंड है ही एक्सेस टू द स्टडी प्लान एंड अप्रोप्रिएट SOP. इसके अलावा उसके पास एक अपना प्लान होना चाहिए कि कैसे कैसे वो अंदर जो प्रैक्टिकल्स हैं या एनालिसिस है उनको परफॉर्म करेगा. इसके अलावा उसको SOP के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. यानी SOP क्या, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. थर्ड, ही शुड कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द SOP. और जो SOP में जो जो स्टेप्स और प्रोसीजर जिस जिस स्टेप से लिखे गए हैं उसको उनको उसी के हिसाब से एम्प्लॉइयों को बात माननी चाहिए या बंदों को माननी चाहिए. फोर्थ पॉइंट, रिकॉर्ड रॉ डाटा. जो कच्चा सामान जिसकी आप टेस्टिंग करते हैं या जो बंदे वहाँ पे काम करते हैं पर्सनल लेबोरेटरी में, उनको जो भी रॉ डाटा है उसको ठीक से रिकॉर्ड करना चाहिए. नेक्स्ट, ही शुड स्टडी पर्सनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ देयर डाटा. किसी भी प्रकार की स्टडी में उस लैब में काम करने वाला जो पर्सनल होता है वो ही हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट, एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज रिस्क. साथ में जो लैब में वर्कर काम करते हैं उनको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग भी कॉन्शियस होना चाहिए. अगर वो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहेंगे तो उससे मिनिमाइज रहेगा रिस्क होने का. मतलब रिस्क होने के चांसेस या कंटामिनेशन या किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट के खराब या टेस्टिंग खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. एंड फाइनली, एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टडी. और वो सारी की सारी टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो भी हो रहे हैं उसको एक अच्छी क्वालिटी और उसकी इंटीग्रिटी जो चीज़ जैसे बन रही है वो वैसे ही बनते रहे, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए. और आज की लास्ट स्लाइड जो है उसके बारे में बात करते हैं. जो सेकंड प्रिंसिपल है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम. अब GLP के अकॉर्डिंग QA के काम या क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम क्या क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखिए. रेड लाइंस देखिए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द QA पर्सनल. जो QA इंचार्ज होता है या जो QA ऑफिसर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू GLP प्रिंसिपल. सबसे पहले देखिए, access to the updated study plans and SOP. Second, documented verifications of the compliance of study plan to GLP principles. Third point, inspections to determine compliance of the study with GLP principles. और इसके अंदर 3 बेसिक इंस्पेक्शन होते हैं. कौन कौन से? The 3 types of inspections are number A, study based inspections. Number B, facility based inspections. Number C, process based inspections. Fourth point, inspections of the final report for accurate and full descriptions. Fifth point,
report the inspection results to the management and final one is statements। तो कुल मिला के बात यह है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो QA पर्सनल या QA इंचार्ज जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि उनका क्या क्या दायित्व होना चाहिए। कि सबसे पहले तो वो SOP को बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट तरीके से बनाए। इसके अलावा जो GLP के हिसाब से जहाँ पे टेस्टिंग प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जहाँ पे प्रोग्राम्स एनालिसिस हो रही है, वहाँ पे वो टाइम टू टाइम एकदम एक्यूरेटली वे में इंस्पेक्शंस करता रहे। इंस्पेक्शंस 3 तरीके के बताए गए। सबसे पहला स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शंस, दूसरा फैसिलिटी बेस्ड इंस्पेक्शंस और तीसरा प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शन। तो इनको 3 तरीके के इंस्पेक्शंस को अंजाम देना चाहिए। फिर इंस्पेक्शंस जब हो जाए तो उसकी अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाए एक्यूरेटली फॉर्म में, उस पर सारी की सारी डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी लिखे कि उसने इंस्पेक्शंस में क्या क्या चीज़ों को देखा, टेस्टिंग किस किस तरीके से हो रही थी, किस इक्विपमेंट के साथ हो रही थी, कौन कौन बंदे, कौन कौन से पर्सनल वहाँ पे जो इंचार्ज थे वो उस चीज़ को बना रहे थे या टेस्टिंग्स कर रहे थे। और फाइनली उस रिपोर्ट को, उस डिस्क्रिप्शंस को वो मैनेजमेंट को ठीक तरीके से सौंप दे। तो यही होनी चाहिए QA पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल की, यानी कि फैसिलिटीज़, और उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल, देन फिफ्थ प्रिंसिपल, ऐसे नेक्स्ट सो एंड सो करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम पे अटैच कर दी हैं, इसी स्लाइड को अटैच किया है मैंने। आप लोग अपनी अटेंडेंस पे सारे के सारे बच्चे देते रहिए गूगल क्लासरूम पे जाके, ताकि आप लोग को अटेंडेंस वाइज किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कोई क्वेरी हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को आगे के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।